प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली और साबिक़ वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब साहिबा। मरियम साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये बताएं बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है जी? भला करम जी। ये बताइए कि आजकल जो मुस्लिम लीग के जो रहबर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो यहाँ अभी लाहौर में ही, रायगढ़ में ही आराम कर रहे हैं। कोई उनका इरादा है कोई अमली तौर पे ये सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का, या कोई ओवर्टली सियासत में ख़ास तौर पर जब ये बाई इलेक्शन आ रहे हैं उस दौरान को कैंपेन चलाने का मसला है, इरादा कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ साहब, ये अच्छा किया आपने सवाल कर लिया, क्योंकि बड़ी क्या सराहियाँ हो रही थी मीडिया पे। बहुत दफ़ा मैंने तरदीद भी की, हर दफ़ा मैंने बयानात भी दिए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स ना चलाई जाए जो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना है। तो आपने अच्छा किया सवाल किया। एक ऐसा बड़ा सानिया, एक ऐसा सानिया से शरीफ फैमिली गुज़र रही है। स्पेशली सारे लोग सोगवार हैं, सारे लोगों को इस वक्त वो गम की, दुख की कैफियत है जो मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन जो मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा हैं, क्योंकि जो हालात थे कि उनको यहाँ वो थे और वो जा भी नहीं सकते थे, और जो कुलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा थी वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, करवट। वो जब लंदन में बेहतर हो रही थी आखिरी कुछ अयाम में, तो वो इतना एक कर्ब का वक्त था दोनों के लिए जब वो लोग जेल में थे कि वो उनसे मिल नहीं सकते थे। क्योंकि मैं बड़े करीब से वो अयाम उनके साथ में रही जब वो हडियाला जेल में थे, जब हम उनको थर्सडे को मिलने जाते थे, और जब उनकी डेथ हुई उसके बाद भी मैं रायबन में थी। तो वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती जिस जो ज़ेनी कैफियत है उनसे वो दोनों गुज़र रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। आपको पता है मियाँ साहब बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन कुछ सानियात, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान को इमोशनली जोल्ट करते हैं, और जिन हालात में उनकी डेथ हुई, बेटी के लिए भी और उनके हस्बैंड के लिए भी ये बहुत मुश्किल वक्त है। तो मैं आपको दिनों में तो नहीं बता सकती कैटेगोरिकली, और दिनों में बताया भी नहीं जा सकता। इंशाल्लाह वो जब इस सारे कैफियत से बाहर आएंगे तो मियाँ साहब इधर ही हैं, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से दोनों ने कानून का भी और आइन की बालादस्ती के लिए ख़ुद आए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में आरिफ साहब ऐसा नहीं हुआ कि ख़ुद गिरफ़्तार होने, उनको पता था कि यहाँ उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और अभी जो अफसोसनाक बात को आगे बढ़ाते हुए कि लोग कहते हैं कि डील हो गई या कोई ऐसी बात आज भी टीवी पे चल रही थी, तो अगर ये इस तरह के काम होते तो ये उनके आने से, वहाँ लंदन से आने से पहले हो सकते थे। ये सरजील मेमन साहब कहते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ 2 महीने के बाद बाहर आ गए, मैं 2 साल से जेल में बैठा हूँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद जेल से बाहर नहीं आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, और पूरी हेयरिंग के बाद दिया है। नैब कोर्ट को मुकम्मल तौर पर उनकी जरा को सुना है, और एक फ़ैसला हाई कोर्ट से हुआ है जिसके ऊपर उनकी बेल हुई है। तो शर्जील मेमन साहब थोड़ा सा कानून पढ़ लें, और अपने जो डिफरेंट 2 मुख्तलिफ ऐसे जो केसेस हैं उनमें ये है, और ये कानून और कोर्ट का फ़ैसला है। वो ख़ुद बाहर नहीं आए, और ऐसे केस में उनको अंदर भेजा गया था जिसका ना कोई सबूत था, और आज तक 2.5 साल 2 साल गुजर जाने के बावजूद ये स्ट्रगल की जा रही है कि कहीं से कुछ मिल जाए जिससे तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उन पर जो इल्ज़ाम है उनको साबित किया जा सके। अब ये लाहौर हाई कोर्ट ने आज आपके लिए अच्छी खबर ये है कि उन्होंने कह दिया कि आपको पेश होने की ज़रूरत ही नहीं है मियाँ नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की या राना सनाउल्लाह की। तो ये मॉडल टाउन केस में, लेकिन ताहिर कादरी साहब कहते हैं कि ये केस ही क्या है अगर वो पेश नहीं होते, और उन्होंने ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जी अपील करेंगे। तो आप इस फैसले को किस तरह देखती हैं? वेलकम तो ज़ाहिर है आपके लिए है एक रिलीफ। देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है आरिफ साहब कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को जो कि अनफॉर्चुनेट होते हैं, और ये एक इंसिडेंट था, और उसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर जो वहाँ लोग थे जिन्होंने पथराव किया स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे, पुलिस वहाँ थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। और इस वक्त एक विंडिकेशन, एक फ़ैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का, और
इसमें ये पहले दिन से, और JIT रिपोर्ट भी अगर पढ़ ली जाए तो वो इस फैसले के मुताबिक है और उसमें भी ये तमाम चीज़ें तफसीलात से बताई गई हैं। लेकिन इसको क्योंकि धरना उन दिनों में करना था और होना था तो इसको पोलिटिसाइज़ करके एक ऐसा सियासी वाक़या बना दिया गया, और उस वक़्त हम ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि इसकी कितनी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो एक अनरेस्ट मुल्क के अंदर फैलाया जा सकता है। जो फैसला कानून का आ चुका है, ताहिरुल कादरी साहब को चाहिए कि वो कनाडा में वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं, वहाँ आराम करें, और बेहतर इसी में है कि वो वहीं आराम करें। सर्दियों में तो सर्दियों में तो वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है। अच्छा, अब मरियम साहबा, आपने अभी कहा कि चूँकि मियाँ साहब और मरियम साहबा एक ऐसे फेज़ में से गुजर रही हैं कि उनके लिए पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना मुमकिन नहीं है, ऐसे में आप समझती हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में पर असर पड़ेगा? मियाँ साहब अगर कैंपेन को खुद रन नहीं करते या पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या रिजल्ट्स पर असर पड़ेगा? जैसा कि जनरल इलेक्शन में भी हमने देखा मियाँ साहब के ना होने से फ़र्क तो पड़ा। पहली बात तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए कह दूं कि मुमकिन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि एहसास उनको उनसे हो नहीं रहा, इमोशनली मुश्किल है और एक ऐसे वक्त से वो गुजर रहे हैं, ओवरवेलमिंग ग्रीफ है और जो सिचुएशन थी। लेकिन आप तो बाकी रहा बात बाई इलेक्शन की, तो जो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो पिछले 30 दिनों में आरिफ साहब जो मौजूदा हुकूमत कर रही है वो उसके असरात इस बाई इलेक्शन पे ज़्यादा होंगे, और लोगों को 30 दिन में ही पता चल गया। अगर आप गैस प्राइसेस देखें, मिनी बजट की इम्प्लीकेशंस देखें, बिजली के जो आज बढ़ा दिए गए हैं, तो आवाम देख रही है, और बाई इलेक्शन के ऊपर इन चीज़ों की इम्प्लीकेशंस इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अवेयर हो चुकी है, अब वो इस तरह की जो बातें हैं उनमें नहीं आती, तो उनके असरात ज़रूर आपको नज़र आएंगे बाई इलेक्शन। अच्छा, वो कहते हैं कि जी बाई इलेक्शन में आप वापडा भी यूज़ करते थे, सुई गैस भी यूज़ करते थे, पूरी सरकारी मशीनरी होती थी, तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी, तो मतलब है कि आपकी जो पै दर पै बाई इलेक्शंस में कामयाबियाँ थी उसका तल्लक इसी हिस्से था कि आप हुकूमत में थे, तो अब तो हुकूमत नहीं है, तो नहीं आरिफ साहब जी अब क्या होगा? आरिफ साहब, लोग वोट देते हैं, महकमा वापडा के लोग वोट नहीं देते। हाँ, महकमा ज़राअत के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती उनका क्या रोल रहा है, लेकिन लोग अवाम वोट देती है, और अल्लाह जिस तरह पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने काम किए हैं वो आप लोगों के आंखों के सामने, उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो उनका काम खुद बोलता है। और जो बहरान थे 2013 में और जो इस वक्त हालात हैं, तो ये नहीं मेरे ख्याल में सही होगा कहना कि अब क्या करेंगे। लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि 30 दिन में जिस तरह की ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो महंगाई के डिफरेंट जो रेट्स हैं उनको बार बार ऐलानात करने से वापस लेना, इनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मैं नहीं समझती, बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी लेवल के ऊपर स्ट्रैटेजी है उसमें बिल्कुल पंजाब के लेवल पे हमजा शहबाज शरीफ साहब बहुत ही मुतहरिक हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं प्रोविंशियल असम्बली के, और इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब हैं, कल भी हमारी जो उम्मीदवार हैं उनसे मुलाकात भी है, जो एक डेलीगेशंस पॉलिटिकल डेलीगेशन शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, और हमजा साहब रोज़ की बुनियाद के ऊपर कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं और जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो उसको फॉलो करते हुए। अच्छा, ये जो 30 डेज़ जो PTI की हुकूमत के मुकम्मल हुए हैं, इससे पहले तो कोई लगता है कोई जश्न मनाने का प्रोग्राम था। आज खान साहब कौम को एक पैगाम भी देने वाले थे, फिर यकदम वो मनसूख कर दिया गया इरादा। तो उनका तो दावा कि हमने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 30 दिन उन्होंने वो काम कर दिया जो 5 साल में साबका हुकूमत नहीं थी। वो तो को आपको अच्छा सर्टिफिकेट नहीं देते और ख़ुद वो बड़े अपने आप की को शाबाश दे रहे हैं इस मामले, क्योंकि उन्होंने बहुत 30 दिन में काम किया। आप कह रही हैं कि टैक्स लगाने के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आरिफ निज़ामी साहब बिल्कुल सही। फवाद चौधरी ने अगर 30 दिन में कोई बयान बिल्कुल ठीक दिया है तो वो ये बयान दिया है कि उन्होंने 30 दिनों में वो काम किए हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल 5 साल में नहीं किए। हमने गैस की प्राइसेस पूरे 5 साल डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उसके लिए नहीं बढ़ाई, अनइंटरप्टेड लोड शेडिंग इंडस्ट्री को दी गई। उसके बाद 11,000 मेगावाट जो मुल्क 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग में था, हमने वो प्रोजेक्ट्स लगाए। उसके बाद हमने आते ही ये नारे नहीं लगाए, और उन नारों के ऊपर हमने ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म 55 रुपये पे सफ़र करते हैं वज़ीर आज़म हाउस से अपने घर बनी गाला में। हमने नहीं कहा कि हम यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस बना देंगे। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे और फिर बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल सही वो फरमा रहे हैं
कि ना हमने इस तरह की बातें की, ना हमने इस तरह की हरकतें की। हम एक मैच्योर पॉलिटिकल गवर्नमेंट थे और हमने अपने जितने फ़राइज़ थे वो सरअंजाम दिए। और हम कल जब उन्होंने ये कहा कि 30 दिनों में हमने वो काम किया जो मैं सुन रही थी उनकी गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो अभी भी समझते हैं कि वो कंटेनर पर चढ़ के ये पॉलिटिकल पार्टी वो गवर्नमेंट में तो अभी तक आई नहीं, वो एक डिनाइल में है। और वो पार्लियामेंट के फ्लोर को भी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट से 2 साल बाहर हो उनको पार्लियामेंट के फ्लोर के तकद्दुस की बात समझ नहीं आ सकती। वो नहीं समझ सकते जहाँ वो खड़े होकर बात करें। मेट्रो की सब्सिडी की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन पेशावर के जो खंडरात खड्डे खोल के 80 अरब कॉस्ट मेट्रो पेशावर शहर की प्राइस पहुंच चुकी है, क्योंकि उन्होंने एहतसाब कमीशन को ही ताला लगा दिया था। हमने तो अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस को ताले नहीं लगाए, उन्होंने ज़रूर ताले लगा दिए ताकि ना कोई हिसाब हो और ना उनकी गवर्नमेंट की कोई स्क्रूटनी हो सके। बिल्कुल ठीक कहा फवाद चौधरी साहब ने कि हमने 30 दिनों में वो काम किए हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5 साल में नहीं कर सके। एक मुख्तसर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आकर पूछेंगे कि अपोजिशन के साथ तालमेल को बेहतर हो रहा है या फिर वही हालात हैं जो सदर और वज़ीर आज़म के उनके बयान की रोशनी में। तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं। मरियम साहिबा, हम ये समझ रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन की जो जमातें हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं। मुलाकातें हुई हैं कुछ रहनुमाओं की, खुशी शाह साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात। अब उसके लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने यह कह दिया कि हमने मदद के लिए कोई रब्ता नहीं किया सिर्फ जरदारी से, पीपल्स पार्टी से। तो इसका मतलब क्या ये है कि मामलात वैसे के वैसे ही हैं जैसे सदर के इंतखाब के दौरान और वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान हमें दोनों पार्टियों के दरमियान नज़र आए थे? देखें, पहली तो 2 बातें। आपने जो बात की कि मामलात ख़राब हैं, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। एक ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ, इसको भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो अपोजिशन है वो रिगिंग के मसले के ऊपर मुत्तहद हो गई। साल बाद मूवमेंट्स बनती थी, 6 महीने बाद डिफरेंट मूवमेंट्स की शक्ल बनती थी और वो तश्कील में आती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा, क्योंकि इतनी भयानक और तारीख़ी धांधली पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई कभी भी, तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो फ़ौरन मुत्तहद हो गई। अब ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो एक दिन पहले एक दूसरे के मुखालिफ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के सालों साल इनकी जो राइवलरी, इलेक्शन राइवलरी है वो रही। तो ये इतना अननेचुरल होता है कि अगर 100 बातें हैं और 100 बातों में से सारी 100 बातों के ऊपर बिल्कुल मुत्तफ़िका राय होगी, क्योंकि देखें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें हर मेंबर की एक अपनी राय होती है। तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिसके ऊपर राय मुख्तलिफ होगी अपोजिशन पार्टीज़ की, बहुत सी उनकी अपनी चॉइसेस होंगी, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जहाँ मुत्तफ़िका चीज़ें सामने आएंगी। और इसी तरह क्योंकि इस पूरी मुश्तरका जो अपोजिशन है उसमें जो कॉमन पॉइंट है वो रिगिंग के ख़िलाफ़ जो एक पूरी कमिटमेंट और एक जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो आउटपुट है उसकी तरफ जाना। उसके अलावा जो गुफ्तगू होगी, उसके अलावा जो एरियाज़ आएंगे उसमें इत्तफाक होता रहेगा। बहुत सी बातें होंगी जिसके ऊपर इख्तलाफ भी होता रहेगा और वो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही हेल्दी है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी से हटकर कोई भी नेचुरल चीज़ों से हटकर कोई भी बात होती है तो वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं होती। लेकिन उसकी दूसरी तरफ आप जिस शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बात की वो एक वाक़े का कॉन्टेक्स्ट था, मैं वहाँ मौजूद थी। जो 4 दिन पहले तारिक फजल चौधरी साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब और नैयर बुखारी साहब की जो मुलाकात हुई मकामी लेवल के ऊपर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में मुशावरत और उसके बारे में थी। तो उसके बारे में सहाफ़ी ने सवाल किया था कि ये कोई और राब्ते की सिचुएशन है जो कि क्रिएट की जा रही है और कोई ऐसा चैनल। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक डिस्कशन थी और इस तरह में कोई पार्टी लेवल के ऊपर या अपोजिशन के मुश्तरका लेवल के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, वो एक मकामी लेवल के ऊपर इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हुई थी। ये तो आप सही कह रही हैं कि ये एक शहबाज शरीफ का कहने का मतलब ये था गालबन कि कोई फॉर्मल रब्ता नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि PPP ने मसलन शहबाज शरीफ की कैंडिडेचर को पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे उसको सपोर्ट किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई होना चाहिए उसका, और एक असूली मौका अख्तियार किया। इस बारे में असल सूरत हाल क्या है, को मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं कि शायद जो हुकूमत है मान गई है शहबाज शरीफ साहब को
ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन के तौर पे कुछ आ रही हैं कि अभी ये इस बारे में डिसएग्रीमेंट जो है अपनी जगह पे और हुकूमत मुसर है कि हम अपना ही आदमी लगाएंगे। ये जी बड़ी अच्छी आपने एक और सवाल किया जिसके ऊपर बड़े अभाम थे और बड़े डाउट्स क्रिएट किए जा रहे थे। इसमें बिल्कुल पीपल्स पार्टी और ये एक मुश्तरका पीएसी का जो डिसीजन है वो है, और ये रवायत ही रही है कि जो अपोजिशन लीडर के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है। और इसमें भी मैं असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उनको मैं ज़रूर यहाँ अप्रिशिएट करूँगी कि वो एक मैच्योरिटी और एक जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस होती हैं उनको आगे लेकर चल रहे हैं, और इसी से डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो वहाँ जब एक हमारा मुश्तरका अपोजिशन का एक डेलीगेशन गया तो वहाँ उन्होंने कहा कि बिल्कुल वही रवायात को मैं जो अयाज सादिक साहब और उससे पिछली पार्लियामेंट में होती रही हैं उसी को आगे लेकर चलेंगे, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपोजिशन के पास होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वज़ीर इत्तलात के पास गवर्नमेंट के अलावा तमाम इत्तलात होती हैं। तो कल उन्होंने कोई बयान दिया जिसको एक चैनल ने ब्रेक भी किया, मैं उस निजी चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने पास रखेंगे। लेकिन आज फिर जब उसके ऊपर तफसीली बात हुई तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को ही दी जा रही है, जिसको बहुत खुश आइन बात है और मैं इसको अप्रिशिएट भी करती हूँ। और इसको ये ऐसी चीज़ें, ऐसी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के अंदर जब कंटिन्यूटी रहती है, सस्टेनेबिलिटी रहती है, तो जो सिस्टम्स होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं और जमहूरियत को और भी ज़्यादा तक़वियत मिलती है। जरा आप ये तो ना कहें कि अपोजिशन को अकोमोडेट नहीं कर रही पीटीआई की हुकूमत, उन्होंने अकोमोडेट तो किया आपको, चाहे बाद खराबी बसियार किया। आरिफ साहब, पीटीआई की हुकूमत की तर्जुमानी फवाद चौधरी साहब ने की, पार्लियामेंट की तर्जुमानी असद कैसर साहब ने की, जिसमें मैंने उनको एक्नॉलेज भी किया है और उनको अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और उसके जितने राइट्स होते हैं हाउस के, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको इंश्योर करना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा निभा रहे हैं। और जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छा मरियम साहबा, एक और मामला भी है, वो जो इलेक्शन रिगिंग की पार्लिमानी कमेटी है उसके लिए भी एक शख्सियत का कि उसको कौन हेड करेगा इसका इंतखाब होना है ऑपोजिशन की जमातों में से, तो इसका क्या फैसला हो गया है? वो पीपल्स पार्टी का है, वो पीएमएलएन का है? थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज नसरुल्लाह साहब की बरसी पे तकरीर करते हुए कहा कि इस मामले में भी हमारा मुतालबा था कि पार्लियामेंट्री कमीशन बने लेकिन बनी कमेटी है। ये दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, कोई लीगल अगर कानूनी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर कोई कमीशन या कमेटी, क्योंकि मुझे ये पता ज़रूर है कि जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो उसके तमाम जो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो पार्लियामेंट्री जो मजलिस आमला की बाकी कमेटियाँ होती हैं उसकी तरह बन जाती है, वो बाउंड हो जाता है, वो एक लीगल उसकी शक्ल हो जाती है। अब पार्लियामेंट्री कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी में आरिफ साहब मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं करूँगी, जो मुझे इसका फ़र्क पता नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उसके अंदर जो पहले जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिशन का, जिसमें मेंबर्स की नंबर्स की बात हुई, तो उसमें हमारा जो केस था अपोजिशन मुश्तरका हिस्ब इख्तलाफ का कि जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए गवर्नमेंट के और अपोजिशन के, जिसके ऊपर काफ़ी पार्लियामेंट में बहस भी हुई और फिर दोबारा एक अच्छी बात है असद कैसर साहब ने इसको एक्सेप्ट किया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो इंश्योर की गई। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं आरिफ साहब, ये कमेटी तो बनाई गई है कि पार्लियामेंट शुड टेक नोटिस ऑफ द रिगिंग, हिस्टोरिक रिगिंग दैट हैज़ हैपेंड इन इलेक्शन 2018। लेकिन ये बच्चा जानता है, अगर आप मेरे बच्चे को भी बुला के पूछेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपोजर हमारे घरों में बच्चों का ज़्यादा होता है, तो वो भी यही कहेगा कि ये कैसे हुआ है और उसको सारा है। लेकिन ये क्योंकि पार्लियामेंट ने इलेक्शन लेजिस्लेशन और इलेक्शन बिल पास किया था और उसके अंदर एक पावर्स दिए थे इलेक्शन कमीशन को, और अगर इलेक्शन कमीशन उनको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुई तो ये पार्लियामेंट्री कमीशन रिगिंग जो हुई है इसके पूरे प्रोसेस को देखेगा। अभी तक आरटीएस का रिपोर्ट का कोई पता नहीं किधर गई, क्यों आरटीएस बैठा दिया गया कोई पता नहीं, फॉर्म 45 आज तक कैंडिडेट्स को नहीं मिले, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद जो इलेक्शन जो पोलिंग एजेंट्स थे उनकी गैर मौजूदगी में वोट काउंट हुआ, खुद तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने यही कंप्लेन की। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट्री फोकस के साथ इस कमेटी में देखी जाएंगी और एक पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट
जो कि पार्लियामेंट में पेश की जाएगी वो होगा। अच्छा, ये खारजा पॉलिसी पे हमारे वज़ीर ख़ारजा आजकल अमेरिका गए हुए हैं। कल एक रिसेप्शन पे जिसमें और भी बहुत सारे लोग थे, उनकी अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के तल्लुकात जो हैं वो अब एक नई नहज पे या बेहतर नहज पे चले जाएंगे। तो ये इतनी मुख्तसर हाथ मिलाने वाली मुलाकात में ये इतनी पॉलिसी एग्रीमेंट किस तरह हो गई जो बड़ी कई मुलाकातों में पहले नहीं हो सकी थी? अभी कोई पॉलिसी एग्रीमेंट तो बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताने गए थे कि आप जैसी डुप्लीकेट हुकूमत एक पाकिस्तान में आ चुकी है माज़रे वजूद में, और एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी बिठा दिया गया है और आप जैसी हरकतें करता है। शायद वो डिस्कस करने ज़रूर गए हों और वो जो आपस में मुशाबियत है, आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं, उनकी निशानदही करने गए होंगे। अभी कोई भी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है आपस में वो सामने नहीं आया, उसका कौम भी इंतज़ार कर रही है। लेकिन मैं शाह महमूद कुरैशी साहब एक मैच्योर फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले भी उनके पास ये पोर्टफोलियो रह चुका है। मैं ये ज़रूर रेज़ करना चाहूँगी यहाँ कि उनको जिस तरह मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने कश्मीरियों के मुकदमे को बयान किया और उसको लड़े, या जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में कल उन्होंने ख़िताब भी करना है, तो आई थिंक दैट शुड बी हिज़ फर्स्ट प्राइम एजेंडा इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली, कि वो उसको उसी तरह जो मज़ालिम हैं जिसमें पूरी दुनिया उसको विटनेस कर रही है और उसको टेकअप करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस फोरम को इन चीज़ों के ऊपर यूटिलाइज़ करना चाहिए। बाकी रही बात मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो यही उनको अश्योरिटी देने गए होंगे कि हमारे पास भी आप जैसा एक वज़ीर आज़म मौजूद है। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अच्छा, मैं अब जो निज़ाम साहब आपसे जानना चाहता वो ये कि उन्होंने कहा कि अभी वो एक कैसे उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, एक सोग में से गुजर रहे हैं कि उनके लिए शायद मुमकिन ना हो या बहुत मुश्किल हो कि वो ज़िमनी इंतखाबात में लीड करें। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे जैसा कि उन्होंने जनरल इलेक्शन में किया था, तो वही रिज़ल्ट आएगा जो कि जनरल इलेक्शन में आया था? यानी इसे अब देखने की बात यह है कि मरूज़ी हालात तो कुछ बदल गए ना। एक महीने पहले जब जनरल इलेक्शन हुए तो PMLL वो इलेक्शन जो है बुनियादी तौर पर अपनी हुक्मरानी के 5 साल रिकॉर्ड को डिफेंड करने पर लड़ रही थी। ठीक है ना। एक ये, दूसरे जो करप्शन के इल्ज़ामात उन पर मुसलसल लगते हैं, जिनके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हुए और जेल में भी थे, आपको मालूम ही है, उस तफसील में अब जाने की ज़रूरत। आज जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें इस हुकूमत की इनिशियल कारकर्दगी जो है वो ज़ेर बहस आएगी और उस पर यकीनन रेफरेंडम तो मैं नहीं कहूँगा बहुत, एक महीने में क्या रेफरेंडम होना वो चीज़ होगी। और ये बार बार यही कहने से कि जी PMLN बड़ी ख़राब थी, नाअहल थी, चोर थे, ये अब कितना, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रोकन रिकॉर्ड हो गया। एक दूसरे जो है इसमें एक और चीज़ है जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया कि हुकूमत में होने से, अब मैं इलेक्शन की, मैं बाई इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, PMLN तकरीबन सारे जीती है। अब उसके बारे में कहा जाता है जी वो सारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, ये है वो। प्लस हुकूमत को भी एडवांटेज होता है कि जी हुकूमत में है तो वोटर के जहन में ये बात होती है कि जो गवर्नमेंट में है उसी को वोट किया। अब वो नहीं है, वो अपोजिशन में। दूसरे ये है कि PTI वालों ने ये अंदिया दिया, यकीन दहानी कराइए कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे जिसमें ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होंगी। तो यकीनन ये इलेक्शन जो है ये दिलचस्प होंगे। इसमें कुछ चीज़ें प्लस भी हैं PMLN के लिए, कुछ माइनस भी हैं। PTI के लिए एक बहुत बड़ी माइनस ये है कि अब हुकूमत में, और प्लस है कि हुकूमत में। सही है। तो अब ये ठीक है, चलें, ये तो अब, लेकिन ये PTI के लिए PMLN से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीट्स लेना, क्योंकि PTI को ये लगता है कि अगर वो ये सीट्स लें तो वो उस स्लिपरी पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाज़ा करें कि ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि लोगों को ज्वाइन करवा के नॉर्मली स्पीकिंग जो बाई इलेक्शन होते हैं इनमें उन लोगों को मौका दिया जाता है जो पार्टी के मुस्तनद रुकन होते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह हुमायूं अख्तर साहब को शामिल करवा के तो अब वो लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। उधर फैसलाबाद में मंजूर वट्टू जो हैं उनको ज्वाइन करा के लड़वाया जा रहा है। यकीनन उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के लिए तो देखें ना, उनकी अगर 70 सीटें PMLN की
कौमी असम्बली में 75 हो जाएंगी या 80 हो जाएंगी या 72 हो जाएंगी अगर जीत भी जाते तो कुछ सीटें। PTI की बड़ी हुक्मरान जमात है, इनको ज़रूरत है कि PTI के टिकट पे लोग लड़के आएँ वो जीते। और ख़ास तौर पे ये भी बात है कि देखिए ना, खान साहब की तो 4 सीटें अपनी है ना, वो तो उनको मिलनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, कम से कम 2 उसमें से बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मिलनी चाहिए कोई असूल के तौर पर, मैं कह रहा हूँ उनकी ख्वाहिश होगी कि जितना ज़्यादा इसमें मैक्सिमम कर सकें। वो तो पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था कि खान साहब ने जितनी सीटें छोड़ी थी वो सारी हार गए थे। एक सीट जो उन्होंने रिटेन की सुकी, तो यकीन देखना फितरी बात है। खान साहब को वोट डालना और बात है, हुमायूं अख्तर को वोट डालना और बात है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि हुमायूं अख्तर साहब कोई अनसूटेबल कैंडिडेट है, लेकिन इज नॉट इमरान खान। जाहिर है, नहीं वैसे भी वो कमज़ोर उम्मीदवार हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनका उस तरह से उनकी ना तो फ़ैन फॉलोइंग है, ना उनका वो वोट बैंक है, ना उनका पॉलिटिकल उस तरह से करियर है, ना कोई पार्टी लॉयल्टी कोई है। जुमा 8 दिन काफ लीग में रहकर उन्होंने किया। काफ लीग नहीं, एन काफ एन ज्वाइन नहीं की उन्होंने। PTI से बड़ी कोशिश करते रहे, वो बड़ा फ्लर्ट किया, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना सके वहाँ। ठीक है, मतलब सही है, कुछ जगहों पर PTI को फेवर मिल रही होगी, कुछ जगहों पर PMLN को। ये तो बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आकर तो रेडियो पाकिस्तान की इमारत का ज़रूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन अभी वो जल्दी हथियार भी डाल देती है। आज रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमिन के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। ये सही फैसला था हुकूमत का या नहीं था, या ये हथियार डाल देना सही फैसला या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ साबिक चीफ जस्टिस के दामाद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर भी बात करेंगे। एक दो और चीज़ें भी, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। निज़ामी साहब, आगे बढ़ने से पहले जो पहले बात हो रही थी उस पर मैं, जो हमने मरियम साहिबा से पूछा कि वो जो रिगिंग की प्रोब करने के लिए तहकीकाती कमीशन या कमेटी बनेगी जो भी है, अब उस पर एक सवाल किया जाना चाहिए कि ये जो पिछली मरतबा भी हुआ था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान ये हो रहा था, तो जिस बात पर इतफाक़ नहीं हो पा रहा था वो TORs का मामला था कि TORs कैसे तय होंगे, और फिर वो मामला इतना लंबा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आपके ख्याल में इस बात पर इत्तफाक हो जाएगा हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के दरमियान के TORs क्या होंगे जिसके तहत ये तहकीकात होंगी? सबसे पहले तो अपोजिशन के दरमियान आपस में इत्तफाक होना चाहिए। आज बिलावल साहब ने कहा ना कि ये कमीशन बनना चाहिए था, कमेटी बन गई है। अब मरियम साहबा कहती है उनको फ़र्क नहीं पता। हुकूमत के साथ मेरे ख्याल से टफ नेगोशिएशन होगी, लेकिन अल्टीमेटली इत्तफाक हो जाना चाहिए, वैसा मसला नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत का क्या मामला है निज़ामी साहब? एक तो मुझे तो ज़ाती तौर पर तो ये अच्छी लग रही थी तजवीज़ कि भाई 7-8 मंजिला इमारत, और आजकल तो टेक्नोलॉजी इस तरह से हो चुकी है कि रेडियो जो है उसको एक कमरे से चलाया जा रहा है और सक्सेसफुली बहुत सारे चैनल्स रन हो रहे हैं। या चलें कमरा कम है, दफातर की ज़रूरत होती है, तो कम एक फ्लोर, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लोर जो है वो रेडियो को रन करने के लिए काफ़ी होता है। तो 8 मंजिला इमारत की ज़रूरत हुकूमत को लगता था कि नहीं है। ये भी हो सकता था कि एक मंजिल को, एक फ्लोर को रेडियो के लिए मुख्तस के बाकी जो फ्लोर्स हैं उसको लीज कर दिया जाता। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की तजवीज़ तो बुरी नहीं थी। देखिए, आपको पता है रेडियो में कितने मुलाजमीन हैं? 700-800 बता रहे थे उस दिन फवाद साहब, शायद 2415। अच्छा, वो 700-800 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बात कर रहे थे। 700-750 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनाब वो तो 2 आदमी चला सकते हैं रेडियो, वो FM रेडियो होता है। अब यहाँ जिस तरह बाकी सरकारी महकमे हैं उस तरह रेडियो पाकिस्तान भी है। मैं देखिए इमारत बहुत बड़ी है, उसमें आर्काइव्स भी हैं, उसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं। इमारत पुरानी भी बड़ी हो गई हुई है। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब की नीयत तो ठीक थी, और जो आपने बात की कॉमन सेंस को ये वारा खाती है, लेकिन मेरा ख्याल तरीक़ेकार गलत था। यकदम ऐलान करने की बजाय इसकी कोई होमवर्क किया जाता है, वो कमेटी बनाई जाती है, बैठक करती, फिर उसके को प्रपोजल होते हैं,
अगर कोई यूनियन है उनसे को बात की जाती है, गोल्डन हैंडशेक दिया जाता। अगर आपने उनको 2400 मुलाजिमीन तो वैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं एक रेडियो चलाने के लिए, क्योंकि देखना ये चाहिए कि आप बताइए कि आप देखें ना, आप इस मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो यूनियंस भी हैं। PIA में पर सीट जो है या पर प्लेन जो मुलाजमीन है वो बहुत ज़्यादा भरे हुए, पता कि नौबत आ गई कि PIA जो है बिल्कुल ही बैंकक्रप्ट हो चुकी। PIA में किसी मुलाजिम को तो ट्रांसफ़र करें तो वो स्टे ऑर्डर ले आता। PIA में कोई आप बेहतरी करने की कोशिश करें, कोई वो ट्रॉलियाँ बदलने की कोशिश करें तो जो लोग को ट्रॉली सप्लाई करते हैं वो स्टे ऑर्डर ले आते हैं। तो मकसद है कि PIA अब ऐसे हाल पे आ गई है कि वो समझ नहीं आ रही कि क्या करें उसका। तो ये चीज़ें बहुत ही बुर्दबारी से करने वाली है, लेकिन यकीनन ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक इनको प्राइवेटाइज करना, इनको गोल्डन हैंडशेक देना, जिसको अब बजाय डाउन साइज करने के राइट साइजिंग जो उसकी की जाए, उसके बगैर तो कोई मामला नहीं चलेगा आगे। लेकिन फ़िलहाल तो देखें, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर मसला बन गया था तो हुकूमत को ये वापस लेना पड़ा। हाल में इस पर दोबारा काम होना चाहिए, उनको बेहतर तैयारी के साथ दोबारा ये काम करना चाहिए अगर करना चाहें। असूली तौर पर इसके खिलाफ नहीं। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये एक और मामला जो अब गिरफ्तार हुए हैं, अभी फवाद चौधरी साहब ने आज इसका ऐलान भी किया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के दामाद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ईडन का मामला उस वक्त भी जब वो खुद चीफ जस्टिस थे उस वक्त बड़ा उठा था, और उन्होंने उस केस को, जिसमें एक बहुत बड़ा करप्शन का ये स्कैंडल था कि लोगों से उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, कोई भी आपको पता पाकिस्तान में मिडिल क्लास का कोई आदमी अगर प्लॉट ख़रीदना चाहता है तो वो अपनी जितनी जमा पूंजी 40-50 लाख रुपए इकट्ठा करके जाके प्लॉट ख़रीद लेता है। अब उस पर फ्रॉड हो जाए तो वो उम्र भर की उसकी वो चली जाती है। अब ये उस ज़माने में जब ये स्कैंडल उठा था तो चीफ जस्टिस साहब ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने अपनी अदालत में इसको लिया और फिर अपने बेटे को, दामाद को रिलीफ दिया, और अब उनका जो है दामाद है वो गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे निज़ामी साहब इसको देख रहे हैं आप? ये देखें, इसके दो पहलू हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये अक्सर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं, लोगों के पैसे जो हैं इस तरह हड़प कर ली जाते हैं, उसमें बड़े बड़े प्रधानशीलों के नाम भी आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और ये ईडन वाले जो हैं, ये कोई आज की खबर नहीं, हमें बड़ी देर का मालूम है कि ये अमजद साहब जो हैं, अमजद ही नाम है, गलबन मुर्तज़ा उनके बेटे का नाम है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि 2 दिन पहले इन्होंने इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की इनकी बेटी के हवाले से, कि डिक्लेयर ना करने के हवाले से एक पटिशन इफ्तिखार साहब ने की हुई थी इलेक्शन की, जो खारिज हो गई। इसकी टाइमिंग जो है उससे बड़ी कोई आगे पीछे है। अब आई होप ये कि कोई उसका शाखसाना नहीं है। यकीनन जैसे कि खान साहब कहते रहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और FIA और नैब जो है उनको पोलिटिसाइज करने के वो सख्त खिलाफ है। तो ये भी फैसला जो है ये मेरिट पे हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए था। लेकिन उसमें निज़ाम साहब 2 चीज़ें ना, कि अगर तो कोई चीज़, अगर वो गिल्टी नहीं है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर तो ये हो गई इंतकामी कार्रवाई। लेकिन अगर वो गिल्टी हैं या वो इस केस में किरदार हैं जिनकी गिरफ्तारी मेरिट पर बनती है और वो पकड़े गए हैं, तो फिर टाइमिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही, इससे मेरा ख्याल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गिल्टी तो मैं तब पता लगे ना जब कि भैया मौसूफ जो है कितने इन्वॉल्व थे, क्या था, ये तो वही से यहाँ से भागे हुए थे, मतलूब थे, क्यों मतलूब थे, कई सवाल आते हैं। सही है, उनका जवाब मिलना पड़ेगा ना। ये तो हम एकदम ये फैसला नहीं सदर कर सकते अपने प्रोग्राम में कि जी यू आर गिल्टी एंड यू आर नॉट। ठीक है। अच्छा, अब निज़ामी साहब, एक तो कल हमारा टॉपिक को दोहरा रह गया था जो परवेज़ मुशर्रफ की हम बात कर रहे थे, उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा शाह महमूद कुरैशी साहब की कारकर्दगी जो अभी तक वो अपडेट कर रहे हैं हमें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया है, मेरी ये कारकर्दगी है, उस पर साथ साथ डिस्कस करते चले जाएँ। अभी तकरीर तो उन्होंने 29 तारीख को करनी है, लेकिन एक तो वो कह रहे हैं कि मेरी अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है, तो बातचीत ये हुई है कि जी हमारे अब ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, कतर के सबराह मुमलिकत से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें 1 लाख पाकिस्तानियों को मुलाजमत देने की उन्होंने पेशकश की है। तो ये आप, और फिर दूसरा जो FATF का जो है
आला सतह का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा, तो उसमें भी उनको लगता है कि वो बेहतर जो है वो वहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आपके ख्याल में कैसी कारकर्दगी जा रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की इन मुलाकात साइड लाइन्स पर जो मुलाकातें हो रही हैं? यार वो मैं आपको एक बड़ा पुराना सुनाऊँ जो हमारे अखबारों में हम प्रिंट मीडिया से मेरा तल्लुक़ है बेसिकली जी, कि फ़लाँ वज़ीर आज़म या फ़लाँ वज़ीर ख़ारजा इतने दिनों के कामयाब दौरा है अमरीका भारत अक़वाम मुत्तहिदा वापस आ गए, रवाना हो गए। अच्छा, हर दौरा कामयाब होता है। अगर पाकिस्तान के मियाँ नवाज शरीफ ने जितने दौरे किए और वज़ीर आज़म ने उनके इतने कामयाब दौरे होते तो आज पाकिस्तान की शक्ल बदली होती। आप गए वहाँ, उन्होंने कहा यस माय डियर वी विल, कह दिया ठीक है। अब ये जो मसल मैं आपको मिसाल देता हूँ, बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। ये जो ट्रंप की रिसेप्शन है, ये हर अमरीकी सदर की हर साल UN के मौके पे होती है। वो सब वहाँ लाइन लेके खड़े होते हैं, वो मिलते हैं, हेलो और यू, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं। वेल यस फ्रॉम पाकिस्तान, बड़ी खुशी हुई इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, वी लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर रिलेशनशिप। अब इसकी बेसिस पे ये कह देना कि अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात में एक नए बाप का इजाफा हो रहा है नहीं, ये तो नहीं है। कुरैशी साहब बड़े एक्साइटेबल आदमी हैं और मेरे ख्याल से कुरैशी साहब पे मुझे इसलिए भी हैरानगी होती है कि कुरैशी साहब उन वज़रा में शामिल नहीं किया जा सकता जो पहली दफ़ा जिन्होंने इक़्तिदार की शक्ल देखी है। वो माशाल्लाह उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, पहले नवाज शरीफ के दौर में पंजाब में उनके वज़ीर आला थे, वज़ीर ख़जाना था जब वो वज़ीर आला थे। फिर उन्होंने तरक्की करते करते वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं जरदारी साहब के दौर में, यूसुफ कलानी के। तो उनकी देखी हुई चीज़ें, उनको पता है ये क्या होता है। ये कौम की आंख में धूल झोंकी जा रही। दूसरा ये है, जो लोग जाते हैं वहाँ 2 दिन अपना काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये क्या 8-10 दिनों के दौरे पे गए हुए हैं भाई, क्या कर रहे हैं वहाँ? एक तरफ सादगी का दम भरते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग मुल्कों से मिल रहे हैं, बुर्किना फासो और ये और वो, बड़ी तो समझ से बाला तारा। ठीक है, चलें ज़रा मैं तो शाह की कारकर्दगी फिर बिलावल ने भी ये कहा आज कि भाई कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है उनका पॉइंट, कि यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जो है जिस तरीके से पाकिस्तान को ललकार रहा है, अभी हाल ही में जो उसने किया, इमरान खान एक नए वज़ीर आज़म आए हैं, लोग उनकी बात सुनने को कोशा हैं, उनकी लॉन्चिंग इंटरनेशनल ज़रूरी थी, और चाहे वो एक दिन के लिए जाते, ये ख़ताब करना और वहाँ कुछ लोगों से कलीदी मुलाकात करना, इसमें कंजूसी या इसमें कवायद चुआरी जो है, ये मेरी समझ से बाला तार है। कश्मीर कॉज को उजागर करना। ठीक है, अच्छा, आप कल वाली जो बात अधूरी रह गई थी उसको मुकम्मल करते हैं, आखिरी 2-3 मिनट है हमारे पास। परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए इससे बेहतर और साजगार माहौल नहीं हो सकता कि अब जब नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, वो ख़ुद ट्रबल में है, मुश्किल में है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया था, अब आसानी से वो उसको डिफेंड कर सकते हैं पाकिस्तान आकर। आपके ख्याल में अच्छे माहौल और अच्छे हालात को देखते हुए, और ऐसे में जब सिक्योरिटी का मसला है, जब वो उनके तर्जुमान कह रहे हैं कि भाई वो केसेस को भुगतने से नहीं डरते, वो सिक्योरिटी से है और उनको यकीन दहानी करवा दी गई है, तो अब तो वापस आएंगे वो। सही बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो को मुशर्रफ के बारे में इतनी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, शायद मुतहारिब नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर यकीनन रखती है। खान साहब का तो मशवरा मसला ही नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ का मसला था ना ये, कि वो बिटर थे कि उनको निकाला था। तो बड़े हालात साजगार हैं, लेकिन वो उनको लग रहा है कि ये जिस तरह आपने देखा ना, गांव में एक वो मुर्गी जो है वो काबू नहीं आती, तो एक छाबे पे डंडा लगा के कहते हैं आजा, दाना रख देते हैं वहाँ। तो वो मुशर्रफ को दाना लगा रहे हैं, और वो आसिफ हाशमी साहब के केस में हुआ था। छाबा उन्होंने एकदम डंडा गिन के छाबा उनको, आसिफ हाशमी साहब के शिकायत करते हैं उन्होंने ना एतबार करना है अदालतों का, अच्छा, ना उन्होंने वापस आना, नहीं आएंगे। मैं तो बहुत बड़े नईव आदमी होंगे कि वो वापस आ जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। आसिफ आज़मी साहब बार बार अदालत से शिकायत कर रहे थे, वो बैरून मुल्क थे, जिला वतनी काट रहे थे, कहते कि जी मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट मिल रहा। अदालत ने कहा इनको दें भाई, पासपोर्ट भी दें, जो चीज़ें इनको चाहिए। और जब वो आ गए अदालत में, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा हाँ भाई हाशमी साहब आप आ गए? उन्होंने कहा जी माय लॉर्ड में आ गया, और उन्होंने कहा कि जी अरेस्ट हिम। तो वो फिर बेचारे अदालत चले गए, वो जेल चले गए। एनीवे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।